Hello बच्चों, this is part 11 of chapter electricity. In previous video we learnt about Ohm's law. अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ EMF एक्चुअली होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्राइंग अ सर्किट, सपोज दिस इज़ अ रेसिस्टेंस एंड नाउ यू आर कनेक्टिंग दिस विथ अ सेल. तो ये वोल्टेज हुआ. तो समझो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही अगर हम लोग सेल को यहाँ पे लगाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा. तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ ये एक बैटरी तुमने लगाया, ठीक है, और जैसे ही ये बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे ही एक वायर को बाहर इसके साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये आपने कनेक्शन लिया इसका, सपोज दिस इज़ रेसिस्टेंस, ठीक है, तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से ऐसे गया तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ओके, एंड इधर से जो होगा, ये जो जाएगा इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट. ओके, तो अगर मान लो कोई भी आपसे पूछता है कि ये जो बैटरी है ये करता क्या है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से एक चार्ज गया, तो इसको ऐसे समझते हैं, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है. तो आप जैसे इसको वायर के साथ कनेक्ट करोगे, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे गया, ये रेसिस्टेंस है. तो ये जो निगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसका अपना एक रोल होगा. तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, कुछ चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से फ्लो करना शुरू होगा, ठीक है, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा. और इधर से जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब जो निगेटिव होगा वो इसमें से फ्लो करना शुरू करेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है. तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये पूरे सर्किट में ऐसे रोटेट करा, और रोटेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पहुँचा, तो ये जो बैटरी है ये क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा. मतलब इसको ऐसा समझते हैं कि ये जो चार्ज है ये आया, ठीक है, आगे यहाँ आया, उसके पास एनर्जी ख़त्म हो गई, और ये बैटरी क्या करेगा, उसे एनर्जी लेगा. फिर क्या होगा, ये फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, इस रेसिस्टेंस में ये अपना एनर्जी खर्चा करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर क्या होगा, इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, बैटरी फिर उसको एनर्जी देगा. और जैसे जैसे ये बैटरी एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करेगा, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उससे, ठीक है. आपने कभी भी बैटरी देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, पेस्ट वगैरह होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी जो होता है, बैटरी को एक कॉमन टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं, और इस बैटरी का नाम होता है EMF, और EMF को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैटरी समझ में आ गया, इट इज़ अ सोर्स ऑफ EMF. ये फोर्स नहीं होता एक्चुअली में, क्या है, ये एनर्जी देने के लिए क्या है, जो चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहा होगा उसको ये एनर्जी देगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा एक तरीके से पोटेंशियल हुआ, वोल्टेज हुआ, ठीक है. तो मेरे ख्याल से बैटरी क्या करता है ये समझ में आ रहा होगा. और जैसे जैसे क्या होगा, ये चार्ज देता जाएगा, ये चार्ज देता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इसके अंदर रिएक्शन होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है. तो ये समझ में आ गया. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स, ठीक है. कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो जस्ट पहला लेते हैं, फर्स्ट फैक्टर है वो है लेंथ, ठीक है. गौर से देखो क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक वायर है, ये L1 है, और ये वायर क्या है, L2 है, ठीक है. तो देखो अगर मान लो दोनों कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ करंट को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो तुम यहाँ देखोगे जितना दूर यहाँ डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही क्या होगा, हर्डल होगा. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है, और ये तुम जा रहे हो, ठीक है. मान लो कोई क्राइम हुआ, तो क्या हुआ, रास्ते में पुलिस को बिछाया गया है कि कहीं कोई है ना, जो भी इलीगल जो कोई काम करने वाला आदमी जो है वो इस रास्ते से इस पार से इस पार ना होके जा पाए, ठीक है. तो खुद बताओ, रास्ता जितना लंबा होगा चेकिंग उतना ही होगा, चेकिंग जितना होगा उतना ही क्या होगा, तुमको जाने में तुम्हारे फ्लो को उतना ही दिक्कत होगा, मतलब रेसिस्टेंस, ठीक है. तो खुद देखो लेंथ 1 और लेंथ 2 में किसका ज़्यादा लंबा रास्ता है,
लेंथ 2 का। तो जस्ट इमेजिन करो अगर लेंथ अगर ज़्यादा होगा, अप साइड मतलब इंक्रीज, ठीक है, तो क्या होगा, आपको चेकिंग भी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो ये कैसा रिलेशन है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और ये सही नहीं होगा, इसको ऐसे लिखना होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। नंबर 2, दूसरा पैरामीटर जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, तो सबसे पहले समझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वायर ले रहे हो, ठीक है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, जो इसका सरकमफेरेंस, जो इसके अंदर आपको गोलाई दिखाई दे रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करते एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में एक सबसे खास बात होती है कि अगर कभी भी कोई आपसे बोलता है कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या है, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया, जो अभी मैंने इसको डिनोट करा, तो जैसे मान लो तुम यहाँ से करंट पास कराए आई और इसमें करंट पास कराए, ठीक है। अभी अज्यूम करो कि करंट जो है वो क्या है, वाटर है, और ये दोनों पाइप है। तो खुद बताओ, ये पतला पाइप है और ये मोटा पाइप है, अगर इसमें ज़्यादा मोटाई होगा तो क्या होगा, पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और खुद सोचो अगर करंट ज़्यादा होगा तो इसको रोकने वाला क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस पार से इस पार अगर जा रहा है तो इसके अंदर रोकने वाला चीज़ क्या है, कम है, और रोकने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो खुद देखो एरिया ज़्यादा है मतलब पाइप मोटा जैसा है कुछ, तो उसके अंदर पानी, दैट मीन्स करंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड केस, एरिया अगर कम है, मान लो पतला पाइप है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो रेसिस्टेंस, इसको रोकने वाला क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करो, इससे अभी हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम किसको रिलेट कर रहे हैं, एरिया और किसको, रेसिस्टेंस को। देखो एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, ये कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली, ठीक है। तो मतलब इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, या 1/a नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a, और ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब क्या है, तुम जस्ट इमेजिन करो, कंबाइन करो, ठीक है, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू L/a। और आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो L/a। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये जो साइन है इसको क्या पढ़ते हैं, रो, ठीक है। एंड फाइनली मेरे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो L/a। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ओके। रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है, या कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।